करीब 2.5 करोड़ लोग हर दिन इंडियन रेलवे से सफर करते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जितने लोग हर दिन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं हमारे देश में। लेकिन क्या आपको हमारे देश के रेलवे का सबसे डार्क चैप्टर पता है? क्या आप जानते हैं कि जब 1853 में पहली बार इंडिया में पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, तब उसका मकसद इंडियंस को सुविधा देना था ही नहीं, बल्कि अपने एम्पायर को और मजबूत करना था ताकि भारत की लूट में और आसानी हो सके। जिस रेलवे को हम विकास के इंजन के नाम से जानते हैं, वो बना ही इसलिए था कि उसका इस्तेमाल इंडियन इकोनॉमी को खोखला करने वाले सबसे बड़े हथियार के तौर पर किया जा सके। हमारे आसपास आपको कई लोग ये बोलते मिल जाएंगे कि अंग्रेजों ने रेलवे का विकास करके हमारे देश को एक तोहफा दिया था, एहसान किया था, वगैरह वगैरह। लेकिन शायद वो लोग इस फैक्ट से अनजान हैं कि इसी रेलवे से 1860 से लेकर 1900 के बीच भारत से बहुत सारा लूट का माल निकाला गया। इस कच्चे माल की कीमत आज के हिसाब से अरबों डॉलर में बैठती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में रेलवे शुरू होने के पीछे के उस डार्क मोटिव की कहानी सुनाऊंगा जिसने भारत को सैकड़ों साल पीछे छोड़ दिया। जिस रेलवे को अक्सर प्रोग्रेस का झंडा बरदार बना दिया जाता है, वो भारत की लूट में सबसे बड़ा हथियार बनी कैसे, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। भारत में रेलगाड़ी लाने की पहली कल्पना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में तरह तरह के कानून लागू किए ताकि उनको फायदा मिलता रहे, वैसे ही साल 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने रेलवे को लेकर एक तर्क दिया था। उनका कहना था, एंड आई कोट, देश के ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, सरकार और मिलिट्री कंट्रोल के लिए रेलवे का होना फायदेमंद होगा। अब ये लाइन अपने आप में बताती है कि अंग्रेजों के मंसूबे साफ हैं कि रेलवे को एक कॉलोनियल घोटाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि 1853 से पहले भारत की इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग थी। ट्रेड का सबसे बड़ा मीडियम हुआ करती थी नदियां और सड़कों पर चलने वाली बैलगाड़ियां। हालांकि अक्सर इन सड़कों की हालत अच्छी नहीं होती थी और मॉनसून में ये सड़कें बहुत ज़्यादा काम की नहीं रह जाती थी। भारत अपनी हैंडलूम इंडस्ट्री, खासकर कपास और सिल्क के कपड़ों के लिए वर्ल्ड फेमस था, जिनकी ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी डिमांड थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि ये सारी चीज़ें वो जल्द से जल्द देश के एक कोने से उठाएं और दूसरे कोने तक पहुंचा दें। यही वजह है कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम से ट्रेन चलाने की बात चलते चलते पहुंचती है साल 1853 में। इस साल देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, जो कि 16 अप्रैल को चली और करीब 34 किलोमीटर लंबी थी। मुंबई से ठाणे तक चलने वाली ये ट्रेन बस एक शुरुआत थी। जल्दी ही अंग्रेजों ने पूरे देश में रेल लाइन का जाल बिछा दिया। इस ट्रेन की शुरुआत से माना जाता है कि भारत में एक मॉडर्न युग की शुरुआत हुई और ये काम करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच ये बात सही है? असल में ट्रेन चलाने के पीछे एक बेहद डीप और कॉम्प्लेक्स सच छिपा हुआ है, जिसे हम अभी डिकोड करेंगे, क्योंकि यही सच आपको ले जाएगा लूट के एक रास्ते की ओर। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रेलवे को बनाने में कई दिक्कतें आने वाली थी। हिस्टोरियन इयान केर अपनी किताब इंजन्स ऑफ चेंज, द रेल रोड्स दैट मेड इंडिया में बताते हैं कि 1856 में बंबई के पास भोरे घाट इंक्लाइन की पथरीली पहाड़ियों और घाटियों में ट्रैक बनाने के लिए, उसके लिए सुरंगें खोदने के लिए और पुल बनाने के लिए 10,000 लोगों को लगाया गया था। 1857 की शुरुआत में यह नंबर लगभग दोगुना हो गया। 1863 के आसपास 45,000 लोग ये काम कर रहे थे। इस बेहद मुश्किल काम के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले तंबू नगरों में बीमारियां फैल गई। एग्जाम्पल के लिए जून 1885 तक सिंध पेशिन रेल मार्ग के ऊपर हिस्से के निर्माण के दौरान हैजा से करीब 2000 लोग मारे गए। कई यूरोपियंस को भी इस दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ डेटा में कहा जाता है कि 8 साल चले इस प्रोजेक्ट के दौरान करीब 25,000 भारतीय मारे गए। हालांकि इस नंबर पर काफ़ी विवाद होता है, लेकिन यह तय बात है कि इंडियन रेलवे के निर्माण में भारतीयों के पसीने ही नहीं बल्कि खून की भी सिंचाई की गई थी। और बात सिर्फ मजदूरों की नहीं हो रही, यहाँ पर किसानों के साथ भी अन्याय हुआ। भारतीय रेलवे का चमकदार नेटवर्क दरअसल किसानों के भी खून पसीने और जमीन की कीमत पर खड़ा हुआ था।
जब अंग्रेजों ने पटरियां बिछानी शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की जमीनों पर नजर डाली। 1894 में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट पास किया गया। इस कानून में बात यह थी कि ब्रिटिश हुकूमत पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी भी किसान की जमीन जब्त कर सकती थी, लेकिन यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का असल मकसद ब्रिटिश कंपनियों का अपना फायदा कराना था। जिन किसानों की जमीन पर पटरियां बिछाई गई उन्हें या तो बहुत मामूली मुआवजा दिया गया या फिर बिल्कुल नहीं मिला। कई जगहों पर लोग पीढ़ियों से जिस जमीन पर खेती करते आए थे उससे उन्हें रातों रात बेदखल कर दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक कई इलाकों में किसानों ने विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने इन आंदोलनों को बेरहमी से दबा दिया। कुछ डॉक्यूमेंट बताते हैं कि मध्य भारत और बंगाल में सैकड़ों गांव रेलवे परियोजनाओं की भेंट चढ़ गए और लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जिन किसानों की जमीन पर रेलवे बनी उन्हें उसी ट्रेन में सफर करने के लिए अंग्रेजों से काफी ज्यादा किराया देना पड़ता था। उनके पसीने से बनी पटरी पर अंग्रेजों की मालगाड़ियां मुफ्त में दौड़ती थी, लेकिन भारतीय आम आदमी के लिए ट्रेन में घूमना भी सपना बन गया। केवल बहुत अमीर लोग ही ट्रेनों में सफर कर सकते थे। रेलवे का ये वो एस्पेक्ट है जो बताता है कि ये नेटवर्क जितना दिखने में मॉडर्न और भव्य हुआ करता था, उतना ही इसके पीछे लूट, इनजस्टिस और मजबूरी का इतिहास छिपा हुआ था। अब दोस्तों, अभी तक की बातचीत में आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि अंग्रेजों ने किसी एहसान के लिए इंडियन रेलवे को नहीं बनाया था। असल में यह भारत की जमीन पर ब्रिटिश रेलवे थी, और अगर यह रेलवे ब्रिटिश थी तो भारत को फायदा कैसे पहुंचाती। इस बात को जानने के लिए हमको थोड़ा और गहराई में जाना होगा, जब आपको पता चलेगा कि जिन जगहों को रेल लाइन बिछाने के लिए चुना गया वो भी कुछ खास जगहें ही थी, और उसके पीछे भी अंग्रेजों का एक खास मकसद था उन जगहों का चुनने का। यह काम कुछ ऐसे हुआ कि भारत लगातार गरीब होता चला गया और अंग्रेज दुनिया की महाशक्ति बनते चले गए। थोड़ा गहराई से अगर हम अपने इतिहास को देखें तो पता चलता है कि अंग्रेजों ने रेलवे लाइंस को ऐसे नहीं बिछाया था कि इंडियंस एक दूसरे से आसानी से जुड़ सके या ट्रैवल करने में लोगों को सहूलियत हो जाए, बल्कि उनका बहुत क्लियर मोटिव था, रेलवे ऐसे बनाओ कि भारत के रिसोर्सेज तेजी से यूरोप तक पहुंचाए जा सके। यही वजह है कि शुरुआत में अंग्रेजों ने बस वहीं रेलवे लाइंस बिछाई जहां रिसोर्सेज अच्छे खासे थे। एग्जाम्पल के लिए, मुंबई अपने आप में एक पोर्ट था जहां अच्छा खासा ट्रेड होता था। 1853 में यहाँ रेलवे बनाई गई। फिर अगले साल 1854 में बंगाल की कोयला खदानों के लिए रेलवे बनाई गई। फिर महाराष्ट्र के कपास के खेतों से कच्चा माल निकालने के लिए रेलवे को डेवलप किया गया। बिहार में अफीम की खेती से फायदा लेने के लिए भी 1862 में मुंगेर के पास जमालपुर में वर्कशॉप बनाई गई। 1 जुलाई 1856 में मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा साउथ इंडिया में पहली लाइन खोली गई। इस तरह से इसकी शुरुआत ही ऐसे की गई कि रेलवे से ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ फायदा ही फायदा हो। इन रेलवे लाइंस को कलकत्ता, बंबई, मद्रास पोर्ट से जोड़ा गया। कच्चे माल और अनाज से लदी ये ट्रेनें इंग्लैंड के लिए भारत भर में रात दिन दौड़ती थी और इंडियंस गरीबी और भूखमरी में जीने को मजबूर थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें रेलवे की क्या गलती है, तो आपको बता दूं कि भारत के कच्चे माल ने इंग्लैंड की नई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज को मजबूत करना शुरू किया। फिर इन्हीं कारखानों में बने कपड़े और दूसरे तैयार माल वापस भारत में लाकर बेचे जाने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि सदियों से चला आ रहा भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। बांग्लादेश का ढाका, जो मलमल के लिए मशहूर था, और बनारस, जो अपनी बुनकर साड़ियों के लिए जानी जाती थी, सबकी रोजी रोटी पर ताला लग गया। इस तरह जैसे जैसे इंडिया का कच्चा माल बाहर गया, इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री और इंडिया के किसान दिवालिया होने लगे। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, ये लूट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। रेलवे द्वारा सिर्फ भारत के रिसोर्सेज ही नहीं लूटे गए, बल्कि इस लूट गाड़ी की कीमत भी इंडियंस को ही चुकानी पड़ी। जी हाँ, रेलवे को ब्रिटिश पूंजीपतियों ने गारंटीड रिटर्न सिस्टम पर बनाया था। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इन्वेस्टर्स को सालाना 5% पक्का मुनाफा देगी, चाहे रेलवे घाटे में ही क्यों ना चली जाए। अगर कमाई कम पड़ेगी तो ये घाटा भारत सरकार पब्लिक पर टैक्स बढ़ाकर पूरा करती थी। यानी भारतीय किसान और मजदूर जो पहले से ही रेलवे के चलते दिवालिया थे, वो अपना ही गला काटने वाले रेलवे के लिए टैक्स देकर अंग्रेज पूंजीपतियों की जेबें भरते थे।
शशि थरूर ने इस पूरे कांड को कॉलोनियल करप्शन कहा है, जिसमें प्रॉफिट पूरी तरह से लंदन की तिजोरी में जाता था और बोझ हिंदुस्तानियों की पीठ पर पड़ता था। इसी प्रकरण को दादा भाई नौरोजी ने कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी पैसों को निचोड़ दिया जाना। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत को समझाते हुए कहा था कि रेलवे जैसी सेवाओं से भारत को कुछ फायदा हुआ, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि इन सेवाओं का सारा मुनाफा ब्रिटिश कर्मचारियों का उच्च वेतन भारत से बाहर ब्रिटेन में चला जाता था। उनके एनालिसिस से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कॉन्ट्रडिक्शन निकलकर सामने आता है। भारत ऐसी सर्विसेज के लिए अपनी श्रद्धांजलि दे रहा था जो उसे डायरेक्टली कोई प्रॉफिट दे ही नहीं रही थी। नौरोजी ने तर्क दिया कि रेलवे जैसी परियोजनाओं पर खर्च किया गया पैसा जो ब्रिटिश कर्मचारियों और कंपनियों के पास चला जाता था, वास्तव में भारत के आर्थिक विकास को बाधित कर रहा था। ऐसे ही अगर आप देखें तो हिस्टोरियन आर.सी. दत्त अपनी किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तर्क देते हैं कि रेलवे पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया कि सिंचाई जैसी बेहद बुनियादी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। ब्रिटिश पॉलिसी का मकसद भारत में पड़ने वाले अकाल में राहत की बजाय ब्रिटिश मुनाफा था, जिससे इंडियन इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर ही डैमेज हो गया, विकृत हो गया। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी एक और बड़ी चीज जाननी जरूरी है, और ये वो बात है जिसके जरिए अंग्रेज भारत पर कंट्रोल रख सके। देखिए, अब आपको समझ आया होगा कि कैसे जिस रेलवे को आज हम देश की लाइफ लाइन मानते हैं, वही कभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का औजार थी। विकास का सपना दिखाकर अंग्रेजों ने हमें कर्ज और गरीबी की पटरियों पर धकेल दिया। ये रेलवे नेटवर्क जितना विशाल दिखता है, उतनी ही बड़ी इसके पीछे की लूट की कहानी थी। लेकिन असल मायनों में अंग्रेजों के लिए इसने लूट के साथ साथ कंट्रोल का भी काम किया। चलिए अब उस ओर भी नजर डाल लेते हैं। ब्रिटिश टाइम पीरियड के इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1857 का रिवोल्ट। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। नतीजा ये हुआ कि इस संग्राम के बाद अंग्रेजों के लिए रेलवे एक वरदान बनकर आई। अब अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो की शुरुआत में लॉर्ड हार्डिंग का एक स्टेटमेंट आपको बताया था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि देश के ट्रेड एंड कॉमर्स और मिलिट्री कंट्रोल के लिए रेलवे फायदा देगी। यही हुआ भी। मिलिट्री मूवमेंट हो या फिर सेना को जल्द से जल्द रसद पहुंचानी हो, रेलवे ने ब्रिटिश आर्मी के लिए एक हथियार की तरह काम किया। इससे विद्रोहों को कुचलना, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश कंट्रोल को बनाए रखना काफ़ी इजी हो गया। इस कंट्रोल के साथ अंग्रेज़ों ने वो किया जो आज भी वेस्टर्न देशों में कई बार देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ रेसिज्म की। रेलवे ने भारत में नस्लीय भेद को गहरा कर दिया। महात्मा गांधी ने अपनी यात्राओं में तीसरी श्रेणी के डब्बों की बेहद ही खराब हालत को डिटेल में बताया है। इन डब्बों में आम लोग ठूसे हुए रहते थे, डब्बे गंदे थे, और 1909 में जब टॉयलेट्स लगाए गए तो हायर क्लास के लिए ही लगाए गए। इससे अलग अंग्रेज़ों के डब्बे विक्टोरियन ड्राइंग रूम की तरह होते थे, बहुत ही लग्जूरियस, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और अच्छा खासा आराम। वहीं इंडियंस को इन डब्बों में काफ़ी कमतर माना जाता था। और इन सबसे बड़ी और सबसे भयानक चीज़ जो रेलवे के माध्यम से हुई थी वो है अकाल से होने वाली मौतें। जी हाँ, रेलवे शायद भारत में अकाल से होने वाली मौतों के नंबर को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 19वीं सदी के आखिर में भारत लगातार भीषण अकालों से गुजरता रहा, जिनमें लाखों लोग भूख से मर गए। ब्रिटिश शासन के समय यह तर्क दिया गया कि अकाल अनाज की कमी से नहीं हो रहा है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम से हो रहा है, और रेलवे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ऐसा उनका क्लेम था। लेकिन इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में इसे गलत साबित किया। उन्होंने कहा है कि रेलवे ने राहत पहुंचाने की बजाय अकाल को और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इस रेलवे का इस्तेमाल भूख से जूझ रहे इलाकों में अनाज पहुंचाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि वहां से अनाज निकालकर बंदरगाहों तक ले जाने और फिर ब्रिटेन भेजने के लिए किया गया। नतीजा ये हुआ कि जब लाखों भारतीय भूख से तड़प रहे थे, तब अनाज से भरी ट्रेनें साम्राज्य की अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही थी। अकाल के दौरान किस लेवल पर मिसमैनेजमेंट हुआ, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1876 से लेकर 1878 के बीच पड़े अकाल में 60 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसी टाइम पर रेलवे नेटवर्क का तेज़ी से एक्सपेंशन हुआ और अनाज का एक्सपोर्ट 3 मिलियन टन से बढ़कर 10 मिलियन टन प्रति वर्ष पहुँच गया। यानी जब लोग भूखे मर रहे थे, तब भारत का अनाज बड़े पैमाने पर बाहर भेजा जा रहा था। 1896 और 97 के अकाल में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए
और उस समय तक रेलवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर लंबा हो चुका था। इसके बावजूद राहत पहुंचाने की बजाय वही रेलवे ट्रेड और एक्सपोर्ट को मजबूत करने का साधन बना हुआ था। 1899 से लेकर 1902 के बीच एक फिर भीषण अकाल आया जिसमें लाखों लोग मरे, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इन आंकड़ों से साफ होता है कि रेलवे के डेवलपमेंट का मतलब इंडियंस के लिए फूड सिक्योरिटी या अकाल से बचाना उनको नहीं था, बल्कि एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम खड़ा करना था जिसमें अनाज की कीमतें बढ़ गईं और गरीब किसान और मजदूर उसे खरीद नहीं पाए। बाजार में अनाज मौजूद था, लेकिन वो भारतीयों की थालियों तक पहुंच नहीं सका। आप हैरान होंगे जानकर कि 1902 तक भारत में रेलवे पर 226 मिलियन पाउंड खर्च किए गए, वहीं सिंचाई पर केवल 24 मिलियन पाउंड रखा गया। अगर सरकार सच में अकाल की समस्या हल करना चाहती थी तो पानी और सिंचाई पर इन्वेस्ट करती, लेकिन उसकी दिलचस्पी हमेशा से सिर्फ मुनाफा कमाने में थी। इस तरह 19वीं सदी के ये अकाल सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी या प्राकृतिक आपदा नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश पॉलिसीज और गलत प्रायोरिटीज से पैदा हुई मैन मेड त्रासदियां थी। रेलवे, जिसे जनता के लिए वरदान माना जा रहा था, असल में करोड़ों भारतीयों के लिए आखिर में अभिशाप साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक हीरोइक मोमेंट भी है। इस कहानी का दांव उल्टा तब पड़ गया जब रेलवे ने अंग्रेजों से भारतीयों की लड़ाई लड़ने में मदद की। ऑफ कोर्स अंग्रेजों का इसमें कोई हाथ नहीं था, यह सब अनजाने में हुआ। तो जिस रेलवे से अंग्रेज खुद को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे, उसने इंडिया को एज ए नेशन डेवलप करने में हेल्प की। इसने अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं और कल्चर्स के लोगों को एक साथ लाने का काम किया, जिससे एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना विकसित हुई। ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जहां पर जो शोषण हो रहा था वो एकता का एक मंच बन गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल जैसे नेताओं ने जन आंदोलन के लिए रेलवे का अच्छा खासा इस्तेमाल किया। वो अक्सर रेलवे स्टेशनों पर लोगों को संबोधित करते थे और गांधी का तीसरी श्रेणी में यात्रा करने का फैसला उन्हें आम लोगों से जोड़ देता था। इसी तरह अगर आप देखें तो क्रांतिकारियों ने, खासतौर पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सभी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सीक्रेट यात्राएं की और हमलों के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल के लिए आप काकोरी कांड जैसे ट्रेन डकैती के मामले या फिर वायसराय की ट्रेन पर बम हमले किए गए, जो वो सब बताते हैं कि रेलवे ब्रिटिश सत्ता का एक प्रतीक था जिस पर हमले करके स्वतंत्रता संग्राम को और बल दिया गया। इस तरह से शोषण का प्रतीक रेलवे शोषण के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार भी बन गया। दोस्तों, आखिर में भारतीय रेलवे का इतिहास एक विरोधाभास की कहानी है। इसकी नींव ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए रखी गई थी, जो शोषण, नस्लीय भेदभाव और अकाल के दौरान क्रूरता का प्रतीक था। इसकी पटरी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गई थी, ना कि भारतीय लोगों के लिए। लेकिन इसी उत्पीड़न के बीच इसने एक नेशन को अनजाने से ही एक धागे में पिरोया, विचारों के प्रसार का माध्यम बना और स्वतंत्रता संग्राम में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाया। आज हम ट्रेन को सिर्फ एक सफ़र मानते हैं, लेकिन हर ट्रेन पटरी हमें याद दिलाती है कि कभी ये गुलामी की जंजीर थी। आज की प्रगति की पटरी, जिस पर वंदे भारत जैसी ट्रेनें दौड़ती हैं, खून और पसीने से भीगी हुई थी कभी, लेकिन यही पटरी भारत की लचीलता, अपने इतिहास को एक्सेप्ट करने और उत्पीड़न के एक उपकरण को अपनी प्रगति की जीवन रेखा में बदलने की क्षमता का प्रमाण भी है। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ पटरियां देखते रहेंगे या इसके पीछे का सच भी याद रखेंगे। और अंत में जाते जाते शशि थरूर की एक बात जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी कि इट इज़ ओके टू फॉरगिव बट इट इज़ नॉट ओके टू फॉरगेट, यानी कि हम माफ़ कर सकते हैं अपने इतिहास में हुई उन गलतियों को, उन चीज़ों को जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ की, लेकिन हम उसे भूल नहीं सकते क्योंकि वो हमारा इतिहास है। अब दोस्तों, इसी एंड पर मैं अपनी इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।